हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आईएएस अंसारी यूट्यूब चैनल। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आईएएस अंसारी में। और दोस्तों, यहाँ पर आपके सेकेंड सेमेस्टर की जो क्लासेस हैं वो रेगुलर चल रही हैं शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक। इसके साथ ही अगर अभी तक आपने प्रीवियस पिछली क्लासेस को अटेंड नहीं किया है तो चैनल पर अलग अलग सब्जेक्ट की जो प्ले लिस्ट हैं वो बना दी गई हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर अपनी प्रीवियस क्लासेस को जरूर अटेंड करें। इसके साथ ही आपको बताते हैं, अगर अभी तक आपने प्रीवियस ईयर के जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं, सॉल्व क्वेश्चन पेपर, वो अगर अभी तक आपने नहीं पढ़े हैं तो उन्हें एक बार आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के बाद आपको पता चलता है कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है वो किस तरह से आएंगे और किस लेवल के आएंगे। हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा रहे हैं सॉल्व क्वेश्चन पेपर सन 2016 से लेकर 2023 तक के सभी सब्जेक्ट के, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट के आपके क्वेश्चन पेपर होंगे। उसमें 2016 से लेकर 2023 तक जितने भी बार सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षाएं हुई हैं उन परीक्षाओं में जितने आपके पेपर हैं वो सारे क्वेश्चन पेपर विस्तृत व्याख्या सहित आपको सॉल्व कराए जाएंगे, ठीक है। यानी कि सॉल्व किए हुए जो पीडीएफ फाइल है वो आपको उपलब्ध कराई जाएगी। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एक बार पीडीएफ फाइल मैं आपको दिखा देता हूं। जो प्राइस है वो 100 रुपीज़ रखा गया है। इस नंबर पर आप मैसेज करेंगे, वहां पर आपको क्यूआर कोड दिया जाएगा, उस पर आप पेमेंट करेंगे, 2 से 3 मिनट में आपको जो पीडीएफ फाइल है वो मिल जाएगी। सॉल्व हुए क्वेश्चन पेपर पीडीएफ फाइल के रूप में आपको कुछ इस तरह से प्राप्त होंगे, जिसकी स्क्रीन पर आप देख सकते होंगे। द्वितीय सेमेस्टर ये 2023 का यहाँ पर सेकंड पेपर आपका, ठीक है, जो कि 50 अंकों का होता है। और इसमें सारे जो आंसर हैं वो डिटेल में आपको समझाए गए होंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव हो गए चाहे आपके क्वेश्चन, चाहे आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो गए, ठीक है, ये आपके आगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, इस तरह से यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव है। और उसके बाद ये आ गए आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। ये सारे डिटेल्स में यहाँ पर जो आंसर है वो यहाँ पर समझाया गया होगा। चाहे आपका यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न हो, ठीक है, जो लघु उत्तरीय प्रश्न हो उसको भी यहाँ डिटेल्स में सारी चीज़ें समझाई गई हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ने से आपको पता ही है, कई बार जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली प्रीवियस ईयर पेपर से रिपीट हो जाते हैं, तो परीक्षाओं में इसका आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा देखने के लिए मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए जो नंबर अभी आपको दिखाया गया था इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो नंबर यहाँ पर आपको बताया गया इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आज के इस क्लास को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे की ओर। कल तक हमने जहाँ तक पढ़ लिया था, ठीक है, उससे आगे से आज हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि और भी भाई बहन यहाँ पर जुड़ सकें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आई थी उसकी विशेषताएं आपको बताना है। ये प्रश्न जो है वो 2018 की परीक्षाओं में आ चुका है, ठीक है। हम क्लासेस में भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको यहाँ पर लिया है हमने, लेकिन यहाँ पर सारे ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। कुछ ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, बाकी अगर आपको सारे ईयर के क्वेश्चन पेपर क्रम वाइज आपको देखना है, पढ़ना है, सही से समझना है, तो उसके लिए आपको जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको लेना ही होंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे शिक्षा प्रणाली की विशेषता निम्नलिखित थी। क्या कहते हैं, शिक्षा के स्तर को उन्नतशील बनाना, ठीक है। तो नई शिक्षा प्रणाली जो 1986 में आई थी उसमें समस्त विषय इस प्रकार के हैं जिनका स्तर उन्नत है। विज्ञान, गणित, समाज विज्ञान आदि विषय भारत में ही नहीं विदेशों में भी पढ़ाए जाते हैं। अभी आपको पता ही होगा 2020 में एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी लॉन्च हो चुकी है, ठीक है, आपको ये भी आपको पता ही होगा। तो वो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो आपको टीईटी और सीटेट जैसी परीक्षाओं में देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर आपके डीएलएड में जो आपकी पिछले की जो नई शिक्षा नीति है वही आपको देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। बाकी जो नई शिक्षा नीति 2020 में आई है वो आपको टीईटी और सीटेट जैसी परीक्षाओं में जो है वो पढ़ने के लिए मिल जाएगी। बाकी अगर आने वाले समय में यहाँ पर डीएलएड के पाठ्यक्रम में कुछ भी चेंजेस होते हैं तो वहाँ पर भी आपको चेंज होने के बाद जो है वो नई शिक्षा नीति 2020 वाली भी अपडेट की जा सकती है। वो फिलहाल आगे की प्रोसेस है। और दूसरा पॉइंट इसमें बताया गया था कि उच्च शिक्षा के लिए अवांछनीय प्रवेश पर रोक लगाई गई। तो शिक्षा प्रणाली विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या को सीमित कर सकेगी। यहाँ पर ये भी एक महत्वपूर्ण जो था वो घटक था। शिक्षा प्रणाली जो थी वो विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या को सीमित कर सकेगी। और शिक्षा प्रणाली के आधार पर विद्यार्थी सबसे पहले रोजगार प्राप्त करेंगे, इसलिए विद्यार्थी रोजगार प्राप्त कर विद्यालयों में व्यर्थ ही प्रवेश नहीं लेंगे। विद्यार्थियों को जब रोजगार की प्राप्ति नहीं होगी तो यहाँ पर क्या होगा, तभी वे वांछनीय रूप से प्रवेश लेते हैं। अगला पॉइंट इसमें बताया गया कि मूल्यांकन की नई व्यवस्था की गई। 1986 की शिक्षा नीति में शिक्षा प्रणाली के द्वारा नई मूल्यांकन पद्धति बनाई जाती है। इसके अंतर्गत परीक्षा परिणाम श्रेणियों तथा ग्रेडों के आधार पर तय किए जाते हैं और ग्रेड निम्न प्रकार से होते हैं, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। यहाँ पर कुछ इस तरह से ग्रेड होते हैं। पहला हो गया आपका विशेष योग्यता, दूसरा संतोषप्रद, तीसरा उत्तम, चौथा आपका निम्न और पांचवा है अच्छा, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट बताया गया शिक्षा संरचना में एकरूपता। शिक्षा प्रणाली के द्वारा संपूर्ण भारत की शिक्षा पद्धति में समरूपता लाई जा सकेगी, जो छात्रों में राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित करेगी। अगला पॉइंट यहाँ पर बताया गया पॉइंट नंबर 5, व्यावसायिक शिक्षा को प्रमुखता दी गई, ठीक है। तो शिक्षा प्रणाली व्यावसायिक शिक्षा को अधिक प्रमुखता दी। इस प्रणाली के द्वारा छात्र स्वयं के प्रति जागरूक होगा, कार्यानुभव के अंतर्गत ट्रेडों के द्वारा अपनी रुचि के अनुसार व्यवसाय प्रारंभ कर सकेगा और इस व्यावसायिक कुशलता के द्वारा देश में व्याप्त जो बेरोजगारी है उसको समाप्त किया जा सकता है।
इसके बाद आज की क्लास का जो अगला क्वेश्चन है वो आपके सामने स्क्रीन पर है और 62 क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि राममूर्ति शिक्षा के प्रशासन और जो वित्त संबंधी समीक्षा थी और सुझावों का आपको जो वर्णन है और मूल्यांकन, ठीक है, ये आपको करना है। तो राममूर्ति शिक्षा जो थी उसके प्रशासन और वित्त संबंधी समीक्षा और सुझावों का वर्णन और मूल्यांकन आपको बताना है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शैक्षिक प्रशासन के विकेंद्रीकरण की बात कही गई थी। क्या कहा गया था? जो शैक्षिक प्रशासन था उसके विकेंद्रीकरण यानी कि फैलाव की बात कही गई थी, परंतु वैसा कुछ नहीं किया गया है। ये जो कार्य है वो शीघ्र किया जाए, इस नीति में इसके क्रियान्वयन हेतु पर्याप्त धनराशि देने का भी आश्वासन दिया गया था, ठीक है। इसके लिए सरकार ने अपने वादे के अनुसार विभिन्न कार्यों के लिए धनराशि देना शुरू भी किया था, लेकिन जहां प्रथम योजना 1951-55 में शिक्षा के लिए 7.86% की व्यवस्था की गई थी, वहां सातवीं योजना 1985-90 में उसे घटाकर केवल 3.55% कर दिया गया था। तो संसाधनों की कमी के कारण क्या हुआ, इसमें कहीं ना कहीं संसाधनों की कमी यहाँ तक आई, ठीक है। तो कारण इस शिक्षा नीति का क्रियान्वयन सही से नहीं हो सका। क्यों सही से नहीं हो सका? क्योंकि जो 1951 और 55 में जो शिक्षा के लिए जो धनराशि थी, ठीक है, वो 7.86% थी, व्यवस्था की गई थी, लेकिन 1985 से 90 में, ठीक है, जो 7वीं पंचवर्षीय योजना आई उसमें इस धनराशि को घटाकर जो शिक्षा की धनराशि थी उसे केवल 3.55 कर दिया गया। तो ये संसाधनों की कमी आई इसमें, जिस कारण शिक्षा नीति का ठीक से क्रियान्वयन नहीं हो सका। इसके साथ ही कमेटी ने यह भी सुझाव दिया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सही क्रियान्वयन के लिए राज्य को आवश्यक धनराशि जो है वो जुटाना ही होगी। इसके बाद आगे क्या बताया गया है? राममूर्ति समीक्षा समिति, जो राममूर्ति समीक्षा कमेटी थी 1990, इसका मूल्यांकन क्या बताती है? सच पूछे तो इस कमेटी ने केवल खानापूर्ति की है। क्या की है? ये जो कमेटी है राममूर्ति समीक्षा समिति 1990 का मूल्यांकन अगर आप करें तो इसके बारे में यहाँ पर कहा गया है कि सच पूछे तो इस कमेटी ने केवल खानापूर्ति की है। ये होना चाहिए था पर नहीं हुआ, ये होना चाहिए। कमेटी की समिति में अंग्रेजी का वर्चस्व कम होना चाहिए। कमेटी जो थी उसमें अंग्रेजी का वर्चस्व क्या था? कम होना चाहिए था, वह और बढ़ रहा है। कमेटी ने कहा कि नवोदय विद्यालयों से कोई लाभ नहीं हो रहा है, ठीक है। ये जो कमेटी थी इसका क्या कहना था कि जो नवोदय विद्यालय हैं उनसे कोई लाभ नहीं हो रहा है, ये योजना बंद कर देनी चाहिए, ये योजना चल रही है। कमेटी ने सुझाव दिया था कि उच्च शिक्षा में छात्रों का प्रवेश नियंत्रित होना चाहिए, परंतु अनियंत्रित स्ववित्त पोषित उच्च शिक्षा संस्थान खुलते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो इस कमेटी के द्वारा कही गई थी। बाकी हमारा अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि और भी भाई बहन हमारे साथ जुड़ सकें। तो 63 प्रश्न है जनार्दन रेड्डी कमेटी 1992 का। अब आपको मूल्यांकन करना है इस कमेटी ने क्या क्या किया और क्या नहीं किया, ठीक है। क्या इसकी अच्छाई थी, क्या इसकी बुराई थी, ये सारी चीज़ें जानेंगे। तो भारतीय सरकार की कार्यप्रणाली में कमेटियों और आयोगों का गठन एक आम बात है और कमेटी एवं आयोगों के द्वारा रिपोर्ट देना एक औपचारिकता भर है। क्या होता है, जो गवर्नमेंट है उस कमेटियाँ गठित करती है, ठीक है, और जो कमेटी है वो अपनी रिपोर्ट देती हैं। तो इनका ये कहना है कि जो आयोग का गठन है वो एक आम बात है हो गई है, और जो कमेटियाँ और जो आयोग होते हैं उनके द्वारा जो रिपोर्ट दी जाती है वो एक केवल औपचारिकता यानी कि आप कह सकते हैं फॉर्मेलिटी निभाई जाती है। अगर आप अपने शब्दों में इसका मूल्यांकन कर रहे हैं तब इस तरह से यहाँ पर बताया गया। जनार्दन कमेटी ने भी खानापूर्ति ही की है, ये होना चाहिए था, ये नहीं हो पाया, इसे पूरा करने का प्रयत्न करना चाहिए और इस संबंध में पुराने सुझावों को दोहरा दिया। नित्य नया कोई लाए भी कहाँ से, इससे एक नया सुझाव अवश्य दिया है और वह ये है कि उच्च शिक्षा को धीरे धीरे स्ववित्त पोषित कर देना चाहिए, सेल्फ फाइनेंसेस बना देना चाहिए। और मज़े की बात यह है कि सरकार की ये सुझाव वहा गया, ठीक है। क्या हुआ? सरकार की ये सुझाव वहा गया। क्यों ना भाता? उसकी वित्तीय समस्या का हल जो हो रहा था, ठीक है। क्या हो रहा था? उसकी वित्तीय समस्या का हल हो रहा था, यानी कि गवर्नमेंट को पैसे नहीं देना चाहिए थे। तो वही जो थी वो गवर्नमेंट के सामने चीज़ें आ रही थी, ठीक है। गवर्नमेंट भी यही चाहती कि पैसा ना देना पड़े और वही सारी चीज़ें इस कमेटी के द्वारा कही जा रही थी। तो इससे क्या था, पर इससे उच्च शिक्षा हेतु छात्रों पर भारी शुल्क का दबाव बढ़ता जाता। गवर्नमेंट पैसा खर्च नहीं करेगी तो कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर में जब सेल्फ फाइनेंसेस कोर्स चलेंगे तो वहाँ पर स्टूडेंट्स को फीस भरना ही होगी। अब ऐसे में शिक्षा के निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन से ही शिक्षा के क्षेत्र में शोषण बढ़ा है, ठीक है। क्या बढ़ा है? प्राइवेटाइजेशन से क्या है, निजीकरण से शिक्षा के क्षेत्र में जो है वो शोषण बढ़ रहा है। यदि यही गति रही यहाँ पर भी कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन को यहाँ पर देख सकते होंगे क्या कहा गया है, प्राइवेटाइजेशन को यहाँ पर गलत ठहराया गया है। यदि यही गति रही तो निर्धन जो है, जिनके पास पैसे की कमी है, पुनः उच्च शिक्षा के अधिकार से वंचित
हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं जो हायर एजुकेशन में एडमिशन क्यों नहीं ले पाते, क्योंकि वहाँ पर प्राइवेटाइजेशन यानी कि सेल्फ फाइनेंशियल कोर्स संचालित किए जा रहे हैं। सरकार को मेधावी छात्रों की उच्च शिक्षा की व्यवस्था के उत्तरदायित्व से नहीं भागना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पर इसका मूल्यांकन अगर आप करें तो इस तरह से आपको लिखना ही होगा। ठीक है, तो क्या है, सरकार को जो मेधावी छात्र हैं उनकी उच्च शिक्षा की पूरी व्यवस्था करनी चाहिए और उनके जो उच्च शिक्षा है उसकी व्यवस्था के उत्तरदायित्व से सरकार को नहीं भागना चाहिए, और जो यहाँ पर जो उत्तरदायित्व है वो पूरी तरह से निभाना चाहिए। ठीक है, जो चीज़ें भी स्टूडेंट्स के लिए हैं उन्हें सही से करना चाहिए। और आगे अगला सवाल आपके सामने है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2000 को आपको स्पष्ट करना है। ठीक है, तो चलिए स्पष्ट करते हैं इसे। एनसीएफ 2005 को इसमें क्या कहा गया है देखते हैं। इसमें बताया गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में पूरे देश के लिए 10+2+3 शिक्षा संरचना घोषित की गई और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी ने सन 1975 में सन 1975 में प्रथम 10 वर्षीय शिक्षा की आधारभूत पाठ्यचर्या यानी कि को करिकुलम तैयार कर यथा दस्तावेज प्रकाशित किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में 10+2+3 शिक्षा संरचना को संपूर्ण देश में अनिवार्य रूप से लागू करने की घोषणा भी कर दी गई। इस बीच 1975 में तैयार की गई प्रथम 10 वर्षीय शिक्षा की आधारभूत पाठ्यचर्या की नई रूपरेखा तैयार कर उसे 1988 में प्रकाशित किया गया। इस पाठ्यक्रम का अनुपालन प्रांतीय सरकारों ने अपने अपने तरीकों से अलग अलग किया, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में एक घोषणा की गई थी कि प्रत्येक 5 वर्ष के बाद किसी भी स्तर के पाठ्यक्रम का पुनर्निरीक्षण किया जाएगा और उसमें आवश्यक संशोधन भी किए जाएंगे समय समय पर। दूसरी तरफ 1992 में केंद्रीय सरकार ने संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की घोषणा के अनुपालन और संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 की अपेक्षाओं के अनुरूप प्रथम 10 वर्षीय शिक्षा की संशोधित आधारभूत पाठ्यचर्या को कुछ नया रूप दिया और उसे नवंबर 2000 में प्रकाशित भी कराया गया, जो इस प्रकार है। 1992 की अपेक्षाओं के अनुरूप प्रथम 10 वर्षीय शिक्षा की संशोधित आधारभूत संरचना जो थी वो प्रकाशित की गई। कब? 2000 में। ठीक है, नवंबर 2000 में। पूर्व प्राथमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या में क्या बताया गया, इस स्तर पर बच्चों को पाठ्य पुस्तकों के बोझ से मुक्त रखा जाए। ठीक है, किस ईयर के बच्चों को? 3 to 6 ईयर के। ठीक है, यानी कि क्लास 1 से जो प्री प्राइमरी के स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, क्लास 1 से पहले। ठीक है, तो इस स्तर पर बच्चों को पाठ्य पुस्तकों के बोझ से मुक्त रखा जाए, यानी कि किताबों से बच्चों को ना पढ़ाया जाए, बल्कि डायरेक्टली आपको जो चीज़ें समाज में हो रही हैं या वातावरण में हो रही हैं, स्कूल में चारों तरफ या स्कूल के चारों तरफ, ठीक है, उन चीज़ों से उन्हें सारी चीज़ें सिखाई जाए। बच्चों को खेलने के स्वतंत्र अवसर दिए जाएँ, उन्हें पौष्टिक भोजन दिया जाए, उनके शरीर के अंगों को पुष्ट किया जाए और उनकी इंद्रियों को प्रशिक्षित किया जाए। इसके बाद आगे बताया गया कि बच्चों को सुनने और बोलने के स्वतंत्र अवसर दिए जाएँ ताकि क्या बताया गया, अवसर दिए जाएं, उनकी घरेलू भाषा में सुधार किया जाए और उन्हें मातृभाषा के प्रयोग की ओर उन्मुख किया जाए। ठीक है, कि आने मानी कि मातृभाषा में ही बच्चों को पढ़ना लिखना जो है वो सिखाया जाए। अगला प्रश्न यहाँ पर बताया गया कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की संक्षिप्त विवेचना की जाए। एनसीएफ 2005 के बारे में अब आपको बताना है, या यहाँ पर ये कहा गया कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 पर टिप्पणी लिख दीजिए। तो चलिए भैया देख लेते हैं। ये प्रश्न 2018 की परीक्षाओं में आया हुआ है, तो आप इसे ध्यान से देख लेंगे। आगे यहाँ पर बताया गया कि 2004 में केंद्र में एनडीए की सरकार के स्थान पर यूपीए की सरकार सत्तारूढ़ हुई। ठीक है, 2004 में क्या हुआ, केंद्र सरकार में क्या हुआ, जो एनडीए की सरकार थी उसका तो भैया काम तमाम हुआ, और एनडीए की सरकार के स्थान पर क्या हुआ, यूपीए की जो सरकार थी वो अब सत्ता में आई। तो उसने कहा कि पूर्व 2000 में पाठ्यचर्या का भगवाकरण किया गया, जो कि एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के लिए घातक है। अतः धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की कार्यकारिणी सभा बुलाएगी, जो 14 जुलाई से 19 जुलाई 2004 तक चली। इस सभा में यह निर्णय लिया गया कि 21वीं शताब्दी के आवश्यक संशोधन करने की बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कही गई थी, और 2000 में बने पाठ्यक्रम के 5 वर्ष 2005 में पूरे होने वाले थे। इसी बीच 2000 से सूचना संचार प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ठीक है, आईसीटी का समाज पर प्रभाव बहुत तेजी के साथ पड़ा और कंप्यूटर की आधुनिक जो दुनिया थी वो तैयार होने लगी। इसके कारण भी पाठ्यचर्या में संशोधन जो था अब वो अपेक्षित था। अतः राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी कि जो एनसीएफ 2005 है जो तैयार की गई, और इसे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 जिसे बोलते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी कि एनसीएफ 2005 के शीर्षक से दिसंबर 2005 में प्रकाशित भी किया गया। और इस फ्रेमवर्क में कक्षा 1 से 12 तक कब, क्या, क्यों और कैसे पढ़ाना सिखाना है, इसकी पूरी रूपरेखा प्रस्तुत की गई। कब यह आपको ध्यान रखना है, दिसंबर 2005 में एनसीएफ 2005 जो है वो प्रकाशित किया गया, और इसमें ये बताया गया कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक के बच्चों को आपको कब,
क्या और क्यों और किस तरह से पढ़ाना है, ये सारी चीज़ें एनसीएफ 2005 में बताई गई। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 66। इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है ये आप देखेंगे। माध्यमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या पर आपको प्रकाश डालना है, ठीक है। करिकुलम ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, तो पाठ्यचर्या की रूपरेखा पर प्रकाश डालते हैं। इसमें क्या है ऑप्शन है माध्यमिक जो है वो 2 वर्ष कक्षा 9 व 10 के लिए होता है, ठीक है। माध्यमिक किसे बोलते हैं, कक्षा 9-10 के बच्चों को आप माध्यमिक शिक्षा बोल सकते हैं। कक्षा 9-10 की शिक्षा होती है माध्यमिक शिक्षा होती है, ठीक है। और 11-12 की उच्च माध्यमिक हो गया। 3 हो गया आपका पहला का ऑप्शन, इसमें 3 भाषाएं पढ़ाना है आपको, मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा। मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा ये एक ही है जो भी है, ठीक है। उसके बाद आधुनिक भारतीय भाषा और तीसरा है आपका अंग्रेजी, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपका गणित पढ़ाना है आपको, विज्ञान और प्रौद्योगिकी पढ़ाना है, ठीक है। इसके बाद सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस पढ़ाना है, कार्य शिक्षा, ठीक है, कार्य से रिलेटेड कला शिक्षा आर्ट वगैरह, ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़ाना है। इसमें ललित कला, दृश्य और प्रदर्शन कला, ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद यहाँ पर बताया गया ऑप्शन 6, ठीक है। ऑप्शन 6 में क्या बताया गया, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा के बारे में आपको जानकारी देना है, जिसकी खेलकूद हो गया, योग हो गया, एनसीसी हो गया, स्क्वाट होगा एवं गाइड्स के प्रशिक्षण सहित ही आपने देखा योगा हाई स्कूल इंटर में ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। खेलकूद का आपको पेपर कराया जाता है, योग वगैरह होता है, एनसीसी वगैरह के कैंप भी लगवाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद ये सारी चीज़ें होंगी। बा ऑप्शन में क्या बताया गया, बा, ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है इसे। और आगे देख लेते हैं, ठीक है, आगे आपका व्यावसायिक शिक्षा के बारे में, ठीक। तो चलिए अगला जो पार्ट है वो देख लेते हैं। जो उच्च माध्यमिक शिक्षा है ये भी 2 वर्ष के लिए होती है, कक्षा 11 और 12 के लिए। तो इसमें सामान्य शैक्षिक वर्ष में क्या बताया गया, आधारभूत पाठ्यक्रम के बारे में, भाषा और साहित्य कार्य शिक्षा होनी चाहिए इसमें, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या, कार्य शिक्षा होनी चाहिए। तीसरा स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा होनी चाहिए। इसमें वैकल्पिक विषय होने चाहिए और बोर्ड द्वारा सुझाए गए विषयों में से 3 वैकल्पिक विषय भी इसमें आपसे होने चाहिए। व्यावसायिक वर्ग में क्या होगा, ठीक है, व्यावसायिक वर्ग के बारे में बताया गया। इसमें भाषा हो सकती है या और सामान्य आधारभूत पाठ्यक्रम हो सकता है, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा हो सकती है और व्यावसायिक वैकल्पिक चयनित पाठ्यक्रम जो थे वो इसमें रखे गए, ठीक। तो अगला प्रश्न आपके सामने है 67 नंबर का। मार्च 1835 के आदेश पत्र का संक्षिप्त विवरण बताना है आपको। जो मार्च 1835 में आदेश था, ठीक है, उस आदेश पत्र का संक्षिप्त विवरण जो है वो यहाँ पर बताना है, ठीक है। डिस्पैच ऑफ मार्च 1835, ठीक। इसमें क्या चीज़ें बताई गई देख लेते हैं। मार्च 1835 का आदेश पत्र भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में प्रथम नीतिगत घोषणा थी। कैसी घोषणा थी, पहली नीतिगत घोषणा थी भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में। मार्च 1835 में जो आदेश पत्र आया था, तत्कालीन उस समय के जो गवर्नर थे जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 7 मार्च 1835 को मैकाले के विचारों का स्वागत किया और करते हुए मैकाले के विवरण पत्र में प्रस्तावित शिक्षा नीति को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। लॉर्ड बेंटिक ने अपने 4 सूत्रीय आदेश में ईस्ट इंडिया कंपनी की शिक्षा नीति की घोषणा करते हुए निम्न प्रकार से कहा, यानी कि इस तरह से कहा है, किसने कहा है, लॉर्ड बेंटिक ने, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी की शिक्षा नीति की घोषणा करते हुए क्या कहा है देखेंगे। प्रथम, काउंसिल के विचार में ब्रिटिश सरकार का ये महान उद्देश्य है कि भारतीयों के मध्य यूरोपीय साहित्य तथा ज्ञान का प्रसार किया जाए, ठीक है। भारतीयों के बीच जो इंडियन लोग हैं उनके बीच मध्य यूरोपीय साहित्य और जो ज्ञान है उसको प्रसार किया जाए, यानी कि उसके बारे में जानकारी दी जाए, ठीक है। इस कार्य के लिए उपलब्ध समस्त ज्ञान को उपयोगी अंग्रेजी की शिक्षा के लिए किया जाए, ठीक है। यहाँ पर क्या बताया गया, यहाँ पर यह बताया गया कि इस कार्य के लिए उपलब्ध समस्त ज्ञान का जो उपयोग है वो अंग्रेजी की शिक्षा के लिए किया जाए, यानी कि जो भी आपका ज्ञान है उसे कहीं ना कहीं अंग्रेजी शिक्षा में लगाया जाए, ठीक है। ये ऐसा किसका आदेश था, मार्च 1835 का जो आदेश पत्र था लॉर्ड बेंटिक था, ठीक है। इसमें यहाँ ये चीज़ें बताई गई। द्वितीय इसका क्या कहना था, ठीक है, ये यहाँ पर देख लेते हैं द्वितीय, ठीक है। तो इसमें आगे क्या बताया गया, किंतु सरकार का इरादा भारतीयों की शिक्षा संस्थाओं को समाप्त करने का नहीं है, भारतीय स्वयं इन दायित्वों को प्राप्त करेंगे, ठीक है। जो मार्च 1835 का आदेश पत्र था उसमें कहेंगे ये सारी चीज़ें, इन शिक्षण संस्थाओं के सभी शिक्षक और संस्थानों को मिलने वाली सहायता वैसे ही बनी रहेगी जिसकी अभी तक मिल रही है। इस प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद इन संस्थाओं में प्रवेश लेने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी, साथ ही रिक्त पदों को भरने की स्वीकृति भी नहीं मिलेगी और कमेटी की जो रिपोर्ट है इन पर संस्थाओं को चलाने पर विचार किया जाएगा। तृतीय चीज़ें क्या बताएगी, जो गवर्नर जनरल था उसके संज्ञान में ये भी आया कि भारतीय साहित्य को प्रकाशित करने पर अत्यधिक व्यय किया गया, भविष्य में इस कार्य के लिए धन व्यय नहीं किया जाएगा, ठीक है। जो भारतीय साहित्य था उस पर धन व्यय नहीं किया जाएगा, ठीक है, यानी कि भारतीय साहित्य को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाएगी। इसके बाद चतुर्थ में क्या बताया गया कि गवर्नर जनरल की काउंसिल ने यह निर्देश दे दिए कि भविष्य में भारतीयों को अंग्रेजी माध्यम से साहित्य तथा विज्ञान की शिक्षा देने पर व्यय किया जाएगा, यानी कि जो भारतीयों को शिक्षा दी जाएगी, ठीक है, वो अंग्रेजी माध्यम से दी जाएगी, चाहे वो साहित्य की हो या विज्ञान की हो। गवर्नर जनरल महोदय ये अपेक्षा भी करते हैं कि सभी संभावनाओं को ध्यान में रखकर कार्यकारी योग्यता भी बनाई जाएगी। आगे इसमें क्या गया, आगे देख लेते हैं। आगे इसमें बताया गया कि ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में शिक्षा संबंधी ये प्रथम घोषणा थी। ब्रिटिश सरकार के द्वारा शिक्षा से संबंधित ये जो घोषणा थी ये पहली घोषणा थी। इस घोषणा से शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम और शिक्षा के माध्यम निश्चित हो गए।
पाश्चात्य विज्ञान, इसके अलावा साहित्य और कला को मुख्य लक्ष्य के रूप में स्वीकृति दी गई। लॉर्ड विलियम बेंटिक की 7 मार्च 1835 की इस घोषणा के बाद भारत में यूरोपीय साहित्य, विज्ञान और कला की प्रगति का जो कार्य है वो प्रशस्त हो गया। इसके बाद आगे बताया गया कि 1835-36 में सरकारी स्कूलों की जो संख्या थी वो केवल 23 थी। 1835-36 में सरकारी स्कूलों की संख्या कितनी थी? 23 थी, जिसमें 5390 छात्र पढ़ते थे। इनमें से 1813 छात्रों की शिक्षा का माध्यम क्या थी? अंग्रेजी भाषा थी। ठीक है, आप देख सकते हो कि यहाँ पर अंग्रेजी कितनी कम छात्रों की भाषा थी। उसके बाद 1841-42 में संख्या बढ़कर 52 हो गई। किस चीज़ की संख्या 52 हुई? ये सरकारी स्कूलों की। छात्र की जो संख्या वो बढ़कर 8203 हो गई, जिनमें 5000 छात्र जो थे वो अंग्रेजी माध्यम के अब आ गए। तो कहीं ना कहीं इसमें अंग्रेजी का जो वर्चस्व था वो बढ़ रहा था। आप देख सकते हो अंग्रेज भी ही चाहते थे कि कहीं ना कहीं जो सारी चीज़ें हैं वो अंग्रेजी में सिखाई जाए। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मैकाले के प्रतिवेदन को 7 मार्च 1835 को स्वीकार कर लिया। इन सिफारिशों के आधार पर लॉर्ड बेंटिक ने ब्रिटिश सरकार की नई शिक्षा नीति की घोषणा कर शिक्षा संबंधी सभी प्रकार के विवादों को समाप्त कर दिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। हम बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक की स्वीकृति का वर्णन कीजिए। ठीक है, जो गवर्नर जनरल की विलियम बेंटिक की जो स्वीकृति है उसका वर्णन करना है। तो क्या है इसकी स्वीकृति? देखेंगे, गवर्नर जनरल बेंटिक को मैकाले का विवरण पत्र 2 फरवरी 1835 को प्राप्त हुआ। जो गवर्नर जनरल था उसे गवर्नर जनरल जो बेंटिक था उसको जो लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र था वो 2 फरवरी 1835 को प्राप्त हुआ। इस पर उसने गंभीरता से विचार कर 7 मार्च 1835 को की मुख्य सिफारिशों को स्वीकार करते हुए ब्रिटिश सरकार की नई शिक्षा नीति की घोषणा की। इस नीति की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार थी। ठीक है, तो इस नई शिक्षा नीति की घोषणाएं जो थी वो निम्न प्रकार से थी। किस तरह से थी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। पहली थी, शिक्षा के लिए निर्धारित धनराशि का सर्वोत्कृष्ट प्रयोग केवल अंग्रेजी शिक्षा के लिए ही किया जा सके। शिक्षा के लिए जो गवर्नमेंट धनराशि स्वीकृत करती थी उस धनराशि का प्रयोग कहाँ किया जाएगा? केवल अंग्रेजी शिक्षा के लिए। अगला पॉइंट है इसमें, संस्कृत, अरबी, फारसी की शिक्षण संस्थाओं को बंद नहीं किया जाएगा। उनके शिक्षकों के वेतन और छात्रों को छात्रवृत्तियों के लिए आर्थिक अनुदान पहले की तरह जारी रहेगा। तीसरा पॉइंट बताया गया, भविष्य के प्राच्य साहित्य के मुद्रण और प्रकाशन पर कोई व्यय नहीं किया जाएगा। ठीक है, भविष्य के जो प्राच्य साहित्य है उसका मुद्रण और प्रकाशन पर कोई व्यय नहीं किया जाएगा, यानी कि पैसा नहीं दिया जाएगा। ठीक है, प्राच्य साहित्य के लिए। आगे बताया गया कि मद 3 से बचने वाली धनराशि को अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी साहित्य और पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की शिक्षा पर व्यय किया जाएगा। अगला पॉइंट के बाद यह तो यहाँ पर यही सारे पॉइंट थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक की स्वीकृति का जो वर्णन है वो इन्हीं 4 पॉइंट में किया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है और अगले प्रश्न में आपसे ये पूछा जा रहा है कि बेंटिक की घोषणा के रिजल्ट बताइए। जो परिणाम थे वो क्या हुए? विलियम बेंटिक ने जो घोषणा की, ठीक है, और उसके रिजल्ट क्या है, परिणाम क्या आया? तो चलिए वो भी देखते हैं। 69 नंबर का ये प्रश्न है। इसके निम्नलिखित परिणाम थे, कलकत्ता मदरसा तथा संस्कृत कॉलेज को बनारस से मान्यता मिल गई। ठीक है, जो कलकत्ता मदरसा था और जो संस्कृत कॉलेज था उसको क्या हुआ? बनारस से मान्यता मिल गई। प्राच्य कॉलेज आगरा, दिल्ली और कलकत्ता में स्थापित किए गए। ठीक है, उसके बाद तीसरा, कलकत्ता प्रेस की स्थापना से भारतीय साहित्य का प्रकाशन होने लगा। जो कलकत्ता प्रेस थी इसकी जब स्थापना हुई तो जो भारतीय साहित्य था उसका प्रकाशन होने लगा। ठीक है, अगला पॉइंट बताया गया कि अंग्रेजी भाषा और साहित्य के प्रति भारतीयों में रुचि विकसित होने लगी। जब वो कहीं ना कहीं पढ़ेंगे इन चीज़ों को, ठीक है, तो उन्हें में रुचि उत्पन्न होना स्वाभाविक है। अगला पॉइंट है 1854 तक शिक्षा नीति का अभाव रहा, कोई समाज शिक्षा नीति नहीं थी। ठीक है, कोई समाज शिक्षा नीति नहीं थी 1854 तक। इसके बाद अगला पॉइंट है कि विभिन्न प्रांतों में शिक्षा की स्थिति भिन्न भिन्न थी। केंद्र सरकार का इस संबंध में कोई स्पष्ट निर्देश भी उस समय नहीं था। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ बताया गया, पॉइंट नंबर 7 में क्या बताया गया देखेंगे, माध्यमिक विद्यालयों की संख्या में वृद्धि होने लगी, लेकिन प्राथमिक शिक्षा हिंदुओं, मुसलमानों और मिशनरियों के द्वारा संचालित होने लगी। ठीक है, अगला पॉइंट है विद्यालय के निरीक्षण और शिक्षण की व्यवस्था उस समय नहीं होती थी। अगला पॉइंट बताया गया किताबी ज्ञान का विस्तार हुआ, विज्ञान शिक्षा का जो स्तर था वो सामान्य था, कहीं ना कहीं जो किताबी ज्ञान था उस पर जोर दिया जाने लगा। अगला पॉइंट, अंतिम पॉइंट बताया गया कि गैर सरकारी क्षेत्रों में भारतीय शिक्षा संस्थाएं विकसित होती रहीं। जो गैर सरकारी क्षेत्र थे उसमें भारतीय शिक्षा संस्थाएं जो थीं वो विकसित होती रहीं। और अगला प्रश्न आपके सामने अब स्क्रीन पर है, प्रश्न संख्या 70। ठीक है, शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2009 को समझाइए। शिक्षकों यानी कि शिक्षकों की शिक्षा के लिए जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी कि एनसीएफ 2009 है उसको अब यहाँ पर समझाना। तो चलिए समझाते हैं, इसे देखते हैं इसमें क्या बताया गया। भारतीय शिक्षा आयोग 1882 की सिफारिशों के आधार पर शिक्षक शिक्षा के रूप में परिवर्तन होना शुरू हुआ। ठीक है, किसके सिफारिश के आधार पर? भारतीय शिक्षा आयोग 1882 की। सन 1947 में हम स्वतंत्र हुए। 1961 में हमने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद जिसे
एनसीईआरटी बोलते हैं। इसकी स्थापना की कब? 1961 में, ये आपको याद रखना है। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? 1961 में। इसी के साथ अगर एससीईआरटी की स्थापना की बात की जाए तो ये आपका 1981 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से अगर एनसीटी की बात की जाए, ठीक है, एनसीटी, तो इसकी स्थापना हुई आपकी 1995 यानी कि 1995 में। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। ये आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न में भी मिल सकता है और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में भी मिल सकता है। ठीक, इसके बाद बताया गया स्थापना की और इसे स्कूली शिक्षा और शिक्षक प्रशिक्षण के स्वरूप निर्धारण का कार्यभार सौंपा। इसने सर्वप्रथम 1975 में शिक्षक प्रशिक्षण संबंधी एक दस्तावेज सेकेंडरी टीचर एजुकेशन करिकुलम प्रकाशित किया और उसमें दूसरा दस्तावेज प्रकाशित किया टीचर एजुकेशन करिकुलम ए फ्रेमवर्क। ठीक है, टीचर एजुकेशन करिकुलम ए फ्रेमवर्क। इसमें इतने प्राथमिक और माध्यमिक, इसके अलावा इसने प्राथमिक और माध्यमिक दोनों स्तरों की शिक्षक शिक्षा के उद्देश्य स्पष्ट किए गए और साथ ही उनके पाठ्यक्रमों की रूपरेखा भी प्रस्तुत की गई। इसके बाद 1988 में उसने इस संबंध में तीसरा दस्तावेज प्रकाशित किया। किसने? एनसीईआरटी ने। ठीक है, इसमें उसने शिक्षकों में गांधीवादी मूल्यों के विकास पर अधिक बल दिया और 1993 में एक एक्ट के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद एनसीटी को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 1995 में इस एक्ट के अनुसार इसका संगठन किया गया। 1996 में इसने शिक्षक शिक्षा संबंधी नया दस्तावेज तैयार किया। उसे 1998 में करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर क्वालिटी टीचर एजुकेशन के नाम से भी प्रकाशित किया। इस बार क्या हुआ, इसमें भिन्न भिन्न स्तर पर एवं भिन्न भिन्न स्तर की शिक्षा के भिन्न भिन्न उद्देश्य जो थे वो भी निश्चित किए गए। इसके बाद उद्देश्यों की इस भिन्नता के पीछे कोई ठोस तर्क जो था वो नज़र नहीं आता था, फिर ये अपने में स्पष्ट भी नहीं है। अतः उन सब उद्देश्यों को यहाँ प्रस्तुत करने का कोई औचित्य नहीं है। हमारी दृष्टि से किसी भी स्तर और किसी भी प्रकार की शिक्षक शिक्षा के उद्देश्य निम्न रूप से अभिव्यक्त किए जा सकते हैं। ठीक है, तो किस तरह से किए जा सकते हैं शिक्षक शिक्षा की दृष्टि से? पहला पॉइंट यहाँ पर बताया गया है कि शिक्षकों को शिक्षा और शिक्षण के मूल आधारों का ज्ञान कराना और उनमें शिक्षा और शिक्षण के प्रति अंतर्दृष्टि और दूरदृष्टि का विकास करना, यानी कि शिक्षकों को इस तरह से सारी चीज़ें अंतर्दृष्टि के बारे में बताना और दूरदृष्टि का विकास करना। किसमें? शिक्षकों में। ठीक है, ताकि वो बच्चों की सारी चीज़ों को अच्छे से समझ सकें। अगला पॉइंट यहाँ पर बताया गया। ठीक है, अगले पॉइंट में क्या बताया गया देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 2 है, इसमें बताया गया कि शिक्षकों को व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं का ज्ञान कराना और उन्हें उन सब की प्राप्ति के लिए तैयार करना, यानी कि शिक्षक को इस तरह से यहाँ पर तैयार करना कि राष्ट्र की आवश्यकताओं के बारे में उसे जानकारी हो, आकांक्षाओं के बारे में जानकारी हो, राष्ट्र की आकांक्षाएं और उनका ज्ञान कराना। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ बताएगी कि शिक्षक को अपने समाज और राष्ट्र की शिक्षा के उद्देश्यों और लक्ष्यों का ज्ञान, स्पष्ट ज्ञान कराना, उनमें उनको प्राप्त करने की क्षमता और कौशल जो था वो विकसित करना, यानी कि जो सारी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं शिक्षकों के लिए बनाई गई। अगला पॉइंट था शिक्षकों को विभिन्न आयु वर्ग के छात्रों, विशेषकर उनके जिन्हें उन्हें पढ़ाना है, उनके मनोविज्ञान का ज्ञान कराना कि किस तरह से बच्चे को समझना है। ठीक है, बच्चे के माइंड को किस तरह से समझना और उनके साथ तदनुकूल व्यवहार करने की विधियों में प्रशिक्षित करना, यानी कि बच्चे को किस तरह से आपको ट्रीट करना है। ठीक, अगला पॉइंट है शिक्षकों को छात्रों की शिक्षा में उनकी स्वयं की, समाज की और राष्ट्र की भूमिका का ज्ञान कराना और उन्हें इन सबके सहयोग से शिक्षा की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में प्रशिक्षित करना। अगला पॉइंट इसमें बताया गया है शिक्षकों को विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विषयों और कराई जाने वाली क्रियाओं का स्पष्ट ज्ञान कराना और उन्हें उनके शिक्षण एवं संपादन की नई नई प्रभावी विधियों एवं तकनीकों में प्रशिक्षित करना। ठीक है, क्या करना? शिक्षकों को विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विषयों और कराई जाने वाली क्रियाओं का स्पष्ट ज्ञान कराना और उन्हें उनके शिक्षण एवं संपादन की नई नई प्रभावी विधियों और तकनीकी में प्रशिक्षित करना। अगला पॉइंट बताया गया कि शिक्षकों को विद्यालयों में आयोजित की जाने वाली सह पाठ्यचारी क्रियाओं एवं समाज सेवा अधिकारियों के संपादन में प्रशिक्षित करना, यानी कि हर तरीके से शिक्षक को प्रशिक्षित कर देना है। ठीक, अगला पॉइंट बताया गया कि शिक्षकों को कक्षा नियंत्रण और विद्यालय संगठन की क्रियाओं में दक्ष करना है कि किस तरह से कक्षा में आपको नियंत्रण करना है। ठीक है, और विद्यालय के में किस तरह से आपको संगठन बनाकर रखना है। इसके बाद अगला पॉइंट बताया गया कि शिक्षकों में अपनी शैक्षिक समस्याओं को समझने, शिक्षकों में अगर कोई समस्या उत्पन्न हो रही है तो खुद से एजुकेशनल जो समस्या है उनको समझने और उन्हें हल करने की दूरदृष्टि और अंतर्दृष्टि का विकास करना। तो ये जो सारी चीज़ें थी ये यहाँ पर आपके लिए बताई गई हैं। ठीक है, तो इस तरह से आज की इस क्लास को दोस्तों हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिए। अगर आपने अभी तक पिछली क्लासेस को अटेंड नहीं किया है तो चैनल पर अलग अलग सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बना दी गई, वहाँ से आप जरूर अटेंड करें। और इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस।